हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रीति कुसुम गैरोला स्वागत करती हूं आपका हिंदी ज्ञान चर्चा के इस चैनल पे। और आज फिर से उपस्थित हूं आप लोगों के सामने एक नया प्रकरण लेकर, जिसका जो है वाच्य। जो यह वाच्य प्रकरण है ये कक्षा 10 के सिलेबस में है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण 4 नंबर का आप लोगों के लिए 4 मार्क्स का आता है। तो चलिए देखते हैं। टॉपिक पे आने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज्ञानवर्धक किस्सा सुनाती हूँ। तो किस्सा है रमेश, सुरेश और महेश, 3 दोस्तों का, जो कि एक ही कक्षा में पढ़ते हैं और एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, कक्षा 10वीं में। और तीनों बच्चे साथ में विद्यालय जाते आते हैं। तो क्या है, जो ये रमेश है ये बहुत ही चतुर और बहुत ही होशियार बच्चा है, जो कि अपनी पढ़ाई, अपने स्वास्थ्य, खेल कूद सब पर अच्छे से ध्यान देता है। जो सुरेश है वह भी एक बहुत ही समझदार और तेज़ बच्चा है, जो कि अपने स्कूल में बास्केटबॉल का खिलाड़ी भी है। और जो महेश है वह भी वैसे तो ये महेश भी बहुत ही अच्छा बच्चा है, होशियार है, लेकिन उसकी समस्या यह है कि वह बहुत ही शैतानी करता है और बहुत ही शरारतें करता रहता है। यहाँ तक कि कक्ष में भी जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो वहाँ पर भी वह ध्यान से पढ़ाई नहीं करता, और घर आता है तो वहाँ पे भी वह क्या करता रहता है, मोबाइल पे गेम खेलता रहता है या फिर चैटिंग वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह देखता रहता है। तो इससे क्या होता है कि जब इस तरह से उनका समय कटता जाता है तो क्या होता है, बाद में जब परीक्षाएं नज़दीक आती हैं तो मम्मी पापा क्या कहते हैं, पढ़ाई करो, टीचर्स कहते हैं पढ़ाई करो, और बच्चे खुद भी चिंतित हो जाते हैं परीक्षा के लिए। तो यहाँ पे रमेश, सुरेश और महेश भी पढ़ने के लिए बैठते हैं। तो जो रमेश होता है वो उसने तो अपना पाठ्यक्रम पूरे साल भर में अच्छे से तैयार किया रहता है, तो उसको तो पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती, वो अच्छे से पढ़ रहा होता है ना। तो सुरेश की भी पढ़ाई ठीक ठाक होती है, यानी कि रमेश, तो यहाँ पे है कि रमेश पुस्तक पढ़ता है और सुरेश के द्वारा भी पुस्तक पढ़ी जाती है। रमेश पुस्तक पढ़ता है और सुरेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। लेकिन जो महेश होता है वो बेचारा जो साल भर गेम खेलता रहा, शैतानी करता रहा, शरारतें करता रहा, तो अब जब परीक्षा का समय नज़दीक आ गया तो बेचारा क्या हो गया है, थक भी गया है और स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देने से बीमार सा भी हो गया, और पढ़ाई का बोझ पड़ने से वह पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पा रहा है। और वो क्या कहता है, मुझसे अब पढ़ा नहीं जाता। तो देखिए, जो बच्चा साल भर से पढ़ाई नहीं करता है तो उसके अंत समय में ये महेश की जैसी ही स्थिति बन जाती है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग भी समय रहते ही अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, अच्छे से पढ़िए, अपना सिलेबस समय से पूरा कीजिए, जिससे कि आपको भी जब परीक्षा का समय नज़दीक हो तो समस्या का सामना ना करना पड़े। तो चलिए, यहाँ से आपने कुछ सीख तो ली ही होगी, लेकिन हमको अपने प्रकरण पे, अपने टॉपिक पे जाने के लिए यहाँ से 3 वाक्य मिल गए हैं। और वे वाक्य हैं कि रमेश पुस्तक पढ़ता है, सुरेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, और मुझसे अब पढ़ा नहीं जाता। तो चलिए, इससे हम अपने प्रकरण को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे बात कर, जैसे यहाँ पे है रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे हमको 3 बातों पर ध्यान देना होगा। किस किस पर? पहली बात, कर्ता पे ध्यान देना होगा, कर्म पर ध्यान देना होगा और क्रिया पर ध्यान देना होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे देखते हैं, रमेश पुस्तक पढ़ता है, इसमें क्या है, रमेश क्या है, एक कर्ता है रमेश, और पुस्तक क्या है, पुस्तक है कर्म, और जो ये पढ़ता है वो है क्रिया, है ना। तो यहाँ पे सुरेश क्या है, कर्ता है, पुस्तक कर्म है, और जो पढ़ी जाती है ये क्या है, क्रिया है। और इसमें मुझे से कर्ता है और जाता है क्रिया। लेकिन चलिए, तो फिर यहाँ पे हमने यहाँ से क्रिया, कर्ता और कर्म का तो पता चल गया है, लेकिन इस चीज़ का अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो ये पढ़ता है क्रिया है, जब रमेश पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे जो पढ़ता है क्रिया है वो
उसका विषय क्या है, उसका मुख्य क्रिया का जो विषय है वो है रमेश। यानी कि यहाँ पे जो क्रिया जो पढ़ता है आया है वो किसके अनुसार आया है, रमेश के हिसाब से, या रमेश के हिसाब से यहाँ पे पढ़ता है क्रिया आई है। और दूसरे वाक्य की बात करें तो यहाँ पे जो पढ़ी जाती है, जो पढ़ी जाती है ये जो क्रिया है वो किसके हिसाब से आई है, पुस्तक के हिसाब से, यानी कि कर्म के हिसाब से। यहाँ पे तो क्या आई है, कर्ता के हिसाब से, और कर्ता के हिसाब से, और यहाँ पे आया है कर्म के हिसाब से। यहाँ पे क्या आया है, कर्म के हिसाब से। और ये जो महेश का वाक्य है कि मुझसे अब पढ़ा नहीं जाता, वहाँ पे देखिए ना तो कर्ता के हिसाब से आया है ना तो कर्म के हिसाब से आया है, यहाँ पे आया है भाव के हिसाब से, क्योंकि उसमें एक असमर्थता का भाव आ गया है, मुझसे अब पढ़ा नहीं जाता। यहाँ की ये जो वाक्य है ये क्या हो गया है, भाव प्रधान है, और जो क्रिया है वो भी भाव के हिसाब से आई है। तो यहाँ से हमें पता चला कि वाच्य आखिर होता क्या है। तो वाच्य किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञान हो कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि वाच्य आखिर होता क्या है। तो जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया का जो मुख्य विषय है वो कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। तो चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं कि वाच्य होते कितने प्रकार के हैं। तो प्यारे बच्चों, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, और उसमें से सबसे पहला है कर्तरी वाच्य। कर्तरी वाच्य, कर्तरी वाच्य जिस वाक्य में क्रिया के कथन का केंद्र वाक्य का कर्ता हो। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि क्या क्रिया के कथन का कर्ता, जहाँ पे रमेश केंद्र था, है ना, तो कर्ता जब जहाँ पे होता है उसे क्या कहते हैं, कर्तरी वाच्य। फिर जैसे देखिए यहाँ पे क्या है उदाहरण से, लड़कियाँ गीत गा रही हैं, है ना, तो जो ये गा रही हैं कर्ता है, इसका केंद्र क्या है, जो गा रही है क्रिया है, क्रिया है, इसका केंद्र क्या है, लड़कियाँ, कर्ता, है ना। तो इसे यहाँ से पता चला कि ये क्या हो जाएगा, कर्तरी वाच्य हो जाएगा। जैसे होंगे है, होंगे, रहे, होंगे क्रिया है, इसका जो मुख्य विषय है वो क्या है, बच्चे, जो कि कर्ता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों किसके उदाहरण होंगे, कर्तरी वाच्य के। अब दूसरा होता है कर्मवाच्य। तो जिस वाक्य में क्रिया के कथन का केंद्र कर्म हो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। जैसे लड़कियों के द्वारा गीत गाया जा रहा है, तो यहाँ पे जो है गाया जा रहा है, जो क्रिया लगी है वो किसके हिसाब से लगी है, वो लगी है गीत के हिसाब से, है ना। क्योंकि जो क्रिया होता है उसका जो लिंग, वचन और पुरुष होता है वो यहाँ पे किसके हिसाब से लगा है, ये जो गीत जो कर्म है उसके हिसाब से लगा है। तो यहाँ पे कर्मवाच्य हो गया। बच्चों से क्रिकेट खेला जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये रहा होगा, जो बच्चों से क्रिकेट खेला जा रहा होगा, जो ये क्रिया है उसका किससे संबंध है, क्रिकेट से, यानी कि क्रिकेट कर्म है और उसके हिसाब से ये क्रिया लगी हुई है। तो इसका लिंग, वचन और पुरुष किसके हिसाब से है, क्रिकेट के। तो ये क्या हो गया, कर्मवाच्य। अब है भाववाच्य। तो जिस वाक्य में क्रिया के कथन का केंद्र ना तो वाक्य का कर्ता होता है ना कर्म, बल्कि क्रिया का भाव होता है। महत्वपूर्ण बात यह है, क्रिया का भाव होता है, ना कि कर्ता भी नहीं होता है और कर्म भी नहीं होता है। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भाववाच्य होगा। तो जैसे लड़कियों से गाया नहीं जाता, तो एक भाव आ रहा है कि नहीं गाने जाने वाला भाव, यानी असमर्थता व्यक्त की जा रही है, असमर्थता व्यक्त की जा रही है। जैसे इतनी गर्मी में सोया नहीं जाता, तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, असमर्थता व्यक्त की जा रही है। और क्या है, भाव है एक, है ना, कि नहीं सोया जा रहा है, एक फीलिंग आ रही है कि मुझसे सोया नहीं जा रहा है, हमसे सोया नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। आशा करती हूँ आप इन तीनों को समझ चुके होंगे और अब आप वाच्य को पहचान जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वाच्य से संबंधित, थोड़ा उन पे चर्चा कर लें। तो देखिए, जो कर्तरी वाच्य होता है, उसमें
क्रिया हमेशा सकर्मक और अकर्मक दोनों होती हैं, मतलब उसमें सकर्मक क्रिया भी हो सकती है और अकर्मक क्रिया भी हो सकती है। आपने अगर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को अभी तक पढ़ा नहीं है तो आप उसे मेरी क्रिया परिचय वाली वीडियो में पढ़ सकते हैं, वहाँ पे मैंने उसको अच्छे से समझाया है। मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी, आप आई बटन पे क्लिक करके उसमें देख जा सकते हैं और वहाँ पे उसको समझ सकते हैं। अब कर्मवाच्य है तो कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान से समझनी होंगी और ये समझना होगा कि कहाँ पे अकर्मक क्रिया है, कहाँ पे सकर्मक क्रिया है, और उस हिसाब से आपको वाच्य को पहचानना होगा। फिर कर्तरी वाच्य में प्रयुक्त जो क्रिया होती है उसका जो लिंग, अभी जो हमने समझा, अभी हमने वाक्यों में भी इस बात को समझा, उसका जो लिंग, वचन और पुरुष होता है वो वाक्य के कर्ता के हैं। तो ये ध्यान रखिए कि कर्तरी वाक्य में कर्ता के अनुसार, जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है, जो कर्मवाच्य में प्रयुक्त जो क्रिया होती है उसका जो लिंग, वचन और पुरुष होता है वो कर्म के अनुसार होता है। और भाववाच्य में प्रयुक्त जो क्रिया होती है वो हमेशा, ध्यान रखिए कि वो हमेशा अकर्मक होगी, जो मैंने ऊपर भी बताया, और जो एक वचन होगा, पुल्लिंग होगा तथा अन्य पुरुष में होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा इन तीनों में। और फिर अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि एक की पॉइंट है किसके लिए, कर्मवाच्य के लिए, कि कर्ता के साथ या तो से आएगा या के द्वारा आएगा या फिर द्वारा आएगा, इनका प्रयोग किया जाता है कर्मवाच्य में। और ये इसी की पहचान भी होती है। अगर जहाँ पे भी आपको से या के द्वारा दिखेगा तो वहाँ पे आप कर्मवाच्य समझ सकते हैं। तो भाववाच्य में ज़्यादातर क्या होता है, असमर्थता का भाव व्यक्त करने वाले शब्द आते हैं। भले ही सारे सब वाक्य ऐसे नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर वाक्यों में असमर्थता का ही भाव व्यक्त किया जाता है और हमेशा क्रिया हम क्या होती है, अकर्मक होती है। अगर सकर्मक क्रिया हो गई और असमर्थता का भी भाव है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो कर्मवाच्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा कुछ अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, तो यहाँ पे ताजमहल क्या है, एक कर्ता है, और जो ये क्रिया है, ये क्रिया किसके हिसाब से लगी है, इस ताजमहल के हिसाब से लगी है, यानी कि कर्ता के हिसाब से क्रिया लगी है। तो यहाँ पे यानी इसका विषय क्या है, कर्ता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कर्तरी वाच्य, क्या हो जाएगा, कर्तरी वाच्य हो जाएगा। फिर देखिए नरेश द्वारा पतंग उड़ाई गई, तो अभी अभी मैंने आपको कहा था कि जहाँ पर भी द्वारा लगा होगा तो वहाँ पे कर्मवाच्य होगा। पहली पहचान तो ये हो गई कि द्वारा लगा होगा, तो आप वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो वो और दूसरी बात यहाँ पे क्या हो गई कि जो ये क्रिया है गई वो किसके हिसाब से लगी है, इस कर्म यानी कि पतंग के हिसाब से लगी है। तो कर्म के हिसाब से लगी है, ये कर्म है, कर्म के हिसाब से लगी है, तो तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाक्य कौन सा हो जाएगा, कर्म वाच्य हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ सोया नहीं जाता, तो यहाँ सोया नहीं जाता, तो यहाँ पे अभी मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पर असमर्थता का भाव है, असमर्थता का भाव उत्पन्न होता है, या फिर जहाँ पर भाववाचक जो शब्द, जो पद होते हैं, जो वाक्य होते हैं, वहाँ पर भाववाच्य मुख्यतया होता है, वह यहाँ पर भाववाच्य होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाववाच्य। तो यहाँ पे भी क्या किया गया है, असमर्थता को व्यक्त किया गया है कि सोया नहीं जाता। अब देखिए आगे क्या है, गौरव से दूध नहीं पिया जाता। तो मैंने अभी यहाँ देखा, यहाँ पे आया है से, है ना, तो ये से देखते ही हमको पहचान जाना चाहिए कि ये क्या है, कर्मवाच्य है और गौरव से दूध नहीं पिया जाता। दूसरी बात क्या है कि ये जो पिया जाता क्रिया है वो किसके हिसाब से लगी है, इस दूध यानी कि कर्म के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। और फिर देखिए लास्ट है, अपराधी को पेश किया जाए। तो कुछ वाक्य ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों, जिनमें जैसे अगर कहीं पे आदेश दिया गया हो या कहीं पे मतलब कोई फैसला सुनाना हो
तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वहाँ पर मुख्य रूप से कर्मवाच्य आता है। तो मैं इसके बारे में आपको अगली वीडियो में अच्छे से समझाऊंगी कि 2-4 कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर कर्मवाच्य होता है, या कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जो भाववाच्य के लिए होती हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको थोड़ा उनको बारे में भी बता दूंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, कर्मवाच्य होगा, है ना। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो से वाच्य के बारे में आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे, और वाच्य को कहाँ पर कौन सा वाच्य आएगा उसको आप पहचानना जान गए होंगे, क्योंकि पहचानना परीक्षा में आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट्स भी कीजिए। और अगर आपको कहीं पे कमी है, कमी तो अभी शुरुआत है तो कई होंगी, तो आप उन कमियों के बारे में भी बताइए, और अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो मेरा मनोबल भी बढ़ाइए। धन्यवाद।